अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बड़े व्यापारिक समझौते की बात कही है। हालांकि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बड़ी ट्रेड डील को बाद के लिए बचाने की बात कही। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होने हैं, लेकिन ये अमेरिकी चुनाव से पहले होगी, इस पर कहना मुश्किल है। ट्रंप ने भारत दौरे से पहले एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। We can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot. And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world. So it's going to be very exciting. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर ताजमहल का दीदार करने जा सकते हैं, जिसके लिए तैयारी वहां भी चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में खुद जाकर तैयारियों का जायजा लिया, जहां सीएम योगी ने सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों के साथ चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी ताजमहल का दीदार करने के लिए जा सकती हैं। 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर मौसम विभाग की नजर भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 24 फरवरी को अहमदाबाद का तापमान 34 डिग्री के पार जा सकता है। गुजरात के कई हिस्सों में अभी तापमान 33 डिग्री तक जा चुका है। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर भी ग्रेजुअल राइज होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और मिनिमम टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अहमदाबाद का हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और मिनिमम अराउंड 17 से लेकर 19 के बीच में रहेगा। हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक चाहने वाले ने उनका मंदिर ही बना दिया। वहां वो रोज ट्रंप की पूजा करता है। इस व्यक्ति का नाम कृष्णा ट्रंप लोग पुकारने लगे हैं। कृष्णा ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो उसकी ट्रंप से मुलाकात करवा दे। साथ ही ट्रंप के इस फैन ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो अमेरिका से रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दें। लोग देवी देवता का पूजा करते हैं, तुम ट्रम्प की पूजा कर रहे हो, कभी गांव वालों ने नहीं रोका या आप लोगों ने? नहीं, गांव वालों भी नहीं रुका। वो गांव वाला भी वो बहुत खुशी रहता है। वो अमेरिका वो प्रेसिडेंट है ना, उनको ये प्रतिमा लगेगा ना, उसको अच्छा लगेगा। वो ट्रम्प ये घर आने की वो बहुत अच्छा रहता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद को सजाने और संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले उनके स्वागत के लिए अहमदाबाद शहर को सजाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे, जिसे देखते हुए स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मोटेरा स्टेडियम की ओर आएंगे तो रास्ते में अमेरिका और भारत की दोस्ती की ऐसी कई तस्वीरें उनकी दीवारों पर यहाँ देखी जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ट्रंप और मोदी की तस्वीर U&I लिखा हुआ। इस दौरान दीवारों को सजाने के लिए कई कलाकार काम करते दिखाई दिए। दीवारों पर अमेरिका और भारत की दोस्ती को दर्शाया गया। एक महिला कलाकार डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की तस्वीर में रंग भरती दिखाई दी। ट्रंप और मोदी जी के वेलकम के लिए हमने ये वॉल पेंटिंग बनाई है, और क्योंकि अमेरिका जो है वो विश्व की सबसे पुरानी लोकशाही है और इंडिया जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही है। इसके अलावा शहर के दूसरे इलाकों में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कई बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाई गई हैं। एक होर्डिंग में दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आए, जिस पर गुजराती भाषा में 2 महान देशों का मिलन लिखा दिखाई दिया। एक दूसरी होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ हाथ हिलाते दिखे, जिस पर 2 विराट लोकतांत्रिक परंपराएं एक मंच पर लिखा हुआ था। इस बीच गुजरात के कच्छ में कंदला बंदरगाह पर एक सैटेलाइट फोन मिलने से जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अहमदाबाद दौरे से पहले इस सैटेलाइट फोन मिलने से इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और बंदरगाह पर आने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाने लगी। बताया गया कि एक मछुआरे को एक पैकेट के अंदर ये सैटेलाइट फोन मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को खबर दी। अभी लोकल पुलिस, SOG, सेंट्रल IB, स्टेट IB सब मिल के एक टीम की हिसाब से तहकीकात कर रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद में भी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गईं। ट्रंप साबरमती आश्रम का दौरा भी करेंगे, जिसके लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के कई अधिकारी वहां पहुंचे और सुरक्षा की जांच की। अमेरिकी अधिकारियों के साथ गुजरात पुलिस भी आश्रम में मौजूद रही। साबरमती आश्रम के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए एक टेंट भी लगाया गया।
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का अहमदाबाद दौरा कई लोगों के लिए मुसीबत भी बन गया, क्योंकि ट्रंप के भारत दौरे से पहले अहमदाबाद के लगभग सभी होटल फुल हो चुके हैं। कुछ होटलों में कमरे खाली भी हैं, तो उनका किराया दुगना कर दिया गया। लेकिन मुश्किल की बात यह नहीं है। असल में दिक्कत यह है कि अहमदाबाद में बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। होटलों में कमरों का किराया बढ़ा दिया गया है और लोग बढ़ा हुआ किराया देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बुकिंग नहीं मिल रही। 21 और 24 तारीख के बीच में सारी 5 स्टार 4 स्टार होटलें फुल हो गई 100% ऑक्यूपेंसी पे, और उसके कारण आज 25 से 30% रेट का बढ़ावा हुआ है। अहमदाबाद के ज्यादा होटल 27 फरवरी तक फुल हैं। कुछ होटल जो अहमदाबाद से दूर हैं, उनमें भी जगह मुश्किल से मिल रही है। कहा जा रहा है कि होटलों में जो कमरे 10 दिन पहले तक 3,000 रुपए में एक दिन के लिए मिल रहे थे, उन कमरों का किराया भी 12,000 रुपए तक पहुंच गया है। यही नहीं, किराया कई गुना बढ़ने पर भी लोगों को बुकिंग की गारंटी तक नहीं मिल रही। भारत आने के बाद 24 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम जाएंगे। फिर वहां से मोटेरा स्टेडियम तक 13 किलोमीटर लंबा रोड शो करीब आधे घंटे में खत्म करेंगे। इस रोड शो के समय ये काफिला साबरमती आश्रम से सुभाष ब्रिज और फिर डफनाला क्रॉस रोड पर पहुंचेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी का ये रोड शो फिर इंदिरा ब्रिज से भाट और फिर कोटेश्वर महादेव मंदिर होते हुए सीधे मोटेरा स्टेडियम पहुंचेगा। इस रोड शो के समय रूट पर दोनों तरफ 50 स्टेज तैयार किए जाएंगे, जिन पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देखने को मिलेंगी। चीन के चोंगचिन में अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक कंपनी ने खास तरह की मशीनें लगवाई हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ये खास तरह की मशीनें भी शामिल हैं। दफ्तर में घुसने से पहले लोगों को इन मशीनों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे ही लोग इनके भीतर से गुजरते हैं, उन पर दवा का छिड़काव होने लगता है। सामने आए एक वीडियो में कुछ कर्मचारी एक मशीन के अंदर खड़े होकर खुद को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते दिखे। लोगों पर दवा का छिड़काव करने वाली ये मशीनें दफ्तर के बाहर रखी गई हैं, ताकि कर्मचारी अंदर आने से पहले पूरी तरह सुरक्षित हो जाएं। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। ये ड्रोन ऊंचाई से इमारतों और पेड़ों पर दवा का छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि खास तरह के ये ड्रोन सिर्फ कुछ मिनट में ही एक बड़े इलाके पर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसे चोरी छिपे बेचे जाने के मुद्दे पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस वालों पर ही सवाल उठा दिए। किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है, और थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं पी सकता। अमेरिका के फ्लोरिडा में रेस के दौरान एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। डेटोना 500 नाम की इस कार रेस का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उद्घाटन किया था, जिसके बाद रेस में शामिल तमाम कारें पूरी रफ्तार के साथ ट्रैक पर दौड़ने लगी। लेकिन आखिरी चक्कर खत्म होने से पहले ही वहां एक खतरनाक हादसा हो गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रेस में शामिल कारें पूरी रफ्तार से दौड़ती नजर आईं। तभी रेस में सबसे आगे चल रही कार अचानक बेकाबू हो गई और एक तरफ को मुड़ते हुए दीवार से जाकर टकरा गई। लेकिन इस बीच पीछे से आ रही एक दूसरी कार ने उसे उड़ा दिया। टक्कर के बाद वो कार हवा में उछलते हुए रेसिंग ट्रैक पर ही पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद भी कार सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस दौरान कार से चिंगारियां निकलने लगी और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई। हादसे में कार का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रिटेन के सॉल्सबरी मैदान में भारत और ब्रिटेन के बीच 5वां साझा सैनिक अभ्यास चल रहा है। 13 फरवरी से शुरू हुए इस साझा अभ्यास का नाम अजय वॉरियर 2020 रखा गया है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस साझा अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं के 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच दोनों देशों के सैनिक शहरी इलाकों में घुसे आतंकवादियों और आतंकी हमलों से निपटने का अभ्यास करते दिखाई दिए। इसके साथ ही दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का अनुभव भी एक दूसरे से साझा किया। जेटमैन के नाम से मशहूर फ्रांस के विंस रेफेत ने दुबई में अपने जेट विंग की मदद से अब तक की सबसे ऊंची और तेज उड़ान भरी। विंस की हैरान कर देने वाली इस उड़ान का वीडियो खुद यूएई के क्राउन प्रिंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो जेट विंग की मदद से आसमान में उड़ते नजर आए। इस दौरान वो रिकॉर्ड 5,500 फीट तक की ऊंचाई पर भी पहुंच गए।
इससे पहले वो समंदर के किनारे बने एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां जेट विंग पहनने के बाद उन्होंने टेक ऑफ किया। उड़ान भरने के बाद कुछ सेकंड तक वो समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर ही उड़ते रहे। ट्रायल में कामयाब रहने के बाद वो दोबारा प्लेटफॉर्म पर लौटे और दूसरी उड़ान की तैयारी शुरू की। दोबारा टेक ऑफ करने के बाद उन्होंने जेट विंग में लगे इंजनों को पूरी ताकत के साथ चालू कर दिया और रफ्तार के साथ ऊपर की तरफ उड़ने लगे। आधे मिनट के अंदर ही वो करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने हवा में खतरनाक स्टंट भी किए। दुबई के ऊपर करीब 3 मिनट तक उड़ान भरने के बाद उन्होंने अपना पैराशूट खोल दिया और हवा में उड़ते हुए नीचे उतर आए। यूपी के मेरठ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। यूपी के मेरठ में पैरोल मिलने के बाद से फरार 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। मुंबई में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने सोशल मीडिया पर एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर किया था। मध्य प्रदेश में वीएचपी नेता के हत्याकांड का मुख्य आरोपी राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के किस्ताराम में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। यूपी की बरेली में पुलिस ने लूट, हत्या और चोरी की वारदात में शामिल 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में 200 रुपए के लिए 3 तलाक देने का मामला सामने आया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने मैदान के बाहर भी एक उपलब्धि हासिल कर ली। क्रिकेट के मैदान पर कई रिकॉर्ड बना चुके विराट कोहली ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ फॉलोअर हैं। विराट कोहली के बाद प्रियंका चोपड़ा 4 करोड़ 99 लाख फॉलोअर के साथ इंस्टाग्राम पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 करोड़ 45 लाख फॉलोअर के साथ 5वें नंबर पर हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। मुंबई में धीरेन्द्र शाह नाम के एक बड़े हीरा कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने एक इमारत की 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी। बताया गया कि कारोबार में नुकसान की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में चल रही सियासी तल्खी के बीच कमलनाथ ने सिंधिया पर इशारों में तंज कसा। पिछले कुछ दिनों से सिंधिया लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं और उनकी इस तल्खी को राज्यसभा न भेजे जाने की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं मिलने से सिंधिया खफा हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया की नाराजगी की खबरों को खारिज तो किया, मगर वो इशारों में सिंधिया पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। मैं किसी से कभी नाराज नहीं होता, मैं शिवराज सिंह से नाराज नहीं होता। ऐसे में मौके की ताक में बैठी बीजेपी ने भी बिना समय गंवाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को दबाव की राजनीति से जोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वभाव से आप समझिए बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, इसलिए राज्यसभा में उनको नहीं ले जाया जा रहा है, इसलिए कमलनाथ जी पे दबाव बना रहे हैं। दोनों नेताओं में चल रही सियासी तल्खी के बीच कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक दिन पहले ही एक ट्वीट करके प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने की आवाज उठाई। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही तनातनी पर महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रुचि राय ने सिंधिया का पक्ष लेते हुए उन्हें कांग्रेस से अलग हो जाने की सलाह दी। रुचि राय ने सिंधिया के समर्थन में एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें माधवराव सिंधिया के कांग्रेस से अलग होने पर बनाई गई पार्टी का जिक्र किया गया। सभी ये चाहेंगे कि हमारे महाराज एक नई पार्टी बनाए। जो हमारे बड़े महाराज थे माधवराव सिंधिया जी, उनकी जो पार्टी थी उगता सूरज, उसको हम लोग उनसे फिर से एक निवेदन करेंगे कि आप उस पार्टी को जीवित करें। ये बात कह देना कि उनमें आपसी तालमेल नहीं है, इस कारण दिक्कत हो रही है। मैं तो ऐसा नहीं मानता। वास्तव में जनता का दुर्भाग्य है कि इस तरह की कांग्रेस जो सत्ता में लेकर के वो आए हैं। कोलकाता में एक प्रदर्शनी के समय इंसानों से बात करने वाली रोबोट सोफिया को दिखाया गया। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट नागरिक सोफिया को वहां 65 देशों के दौरे के बाद पेश किया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरत से भर गए, क्योंकि हुबहू एक लड़की की तरह दिखने वाली रोबोट सोफिया के हाव भाव और बातचीत का अंदाज बिल्कुल इंसानों जैसा था। प्रदर्शनी के समय रोबोट सोफिया सफेद और लाल साड़ी में लिपटी नजर आई, जिसका ढोल बजाकर और आरती करके स्वागत किया गया।
प्रदर्शनी में सोफिया ने दावा किया कि रोबोट कभी भी इंसानों की मानसिक बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रदर्शनी के समय रोबोट सोफिया ने लोगों से मुलाकात की और उनके सवालों के मुस्कुराते हुए जवाब भी दिए। Robots will make good doctors, right? Do you think? Sure, why not? इंसानों की तरह दिखने और बातचीत करने वाली इस रोबोट को 2017 में सऊदी अरब ने नागरिकता दी थी। जामिया नगर में 15 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। इस चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें जेएनयू छात्र शर्जील इमाम का भी नाम है। शर्जील इमाम पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है और एसआईटी का दावा है कि उसे शर्जील के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिनकी फिलहाल वो जांच कर रही। एसआईटी ने चार्जशीट में यह भी बताया है कि वो हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका की भी जांच कर रही। हालांकि एसआईटी हिंसा में जामिया यूनिवर्सिटी के किसी भी छात्र की भूमिका की पहचान नहीं कर पाई। मतलब जामिया नगर में हुई हिंसा के जो 17 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें जामिया यूनिवर्सिटी से कोई नहीं। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुई हिंसा पर जारी घमासान के बीच दिल्ली पुलिस की एसआईटी वहां पहुंची। एसआईटी ने उस लाइब्रेरी में भी जांच पड़ताल की जहां 15 दिसंबर को तोड़फोड़ हुई। इस मामले की जांच के लिए डीसीपी राजेश देव खुद जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम के साथ जामिया यूनिवर्सिटी में जांच पड़ताल की और कई लोगों से मिले। जांच टीम ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में तैनात जवानों से भी बात की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जिन हिस्सों में तोड़फोड़ और हंगामा हुआ था, वहां भी जांच टीम गई। अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस की एसआईटी हिंसा के 2 महीने बाद जामिया यूनिवर्सिटी पहुंची, वो भी ऐसे समय में जब हिंसा के कई वीडियो सामने आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर छात्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप लग रहा है। यूपी के बहराइच में जिला अस्पताल के बाहर से एक बदमाश ने दिन दहाड़े बाइक चोरी कर ली। ये बाइक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी थी, जिसे सरेआम एक चोर लेकर फरार हो गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि ये बदमाश बाइक के पास आकर खड़ा हो गया और फिर चोरी करने के लिए मौका ढूंढता नजर आया। इस बीच वो लगातार इधर उधर देखता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला, बदमाश बाइक पर बैठा और उसमें नकली चाबी लगाकर बाइक के साथ वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को तलाशने का भरोसा दिया। अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 60 उपग्रहों की 5वीं खेप को अंतरिक्ष में पहुंचाया। पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए स्पेसएक्स ने ऐसे 1000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 60 उपग्रहों की 5वीं खेप को अंतरिक्ष में भेजा गया। इन स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में भेजने के लिए कंपनी ने अपने फैल्कन रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसे अमेरिका में फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। कुछ देर उड़ने के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा अलग हो गया और दूसरा इंजन चालू हो गया। MECO main engine cut off and stage separation. पृथ्वी से करीब 300 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद इन उपग्रहों को उनकी कक्षा में छोड़ दिया गया। And there it goes. Another round of satellites out in space. इस मिशन के कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में तो अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा भी साफ नजर आया। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट है और कंपनी इससे पहले के 3 मिशनों में भी इसका इस्तेमाल कर चुकी है। हालांकि इस बार ये रॉकेट समंदर पर तैर रहे प्लेटफॉर्म पर लैंड करने के बजाय समंदर में गिर गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में जल्द ही लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए कोशिश तेज कर दी है और इंटरनेट सेवा देने वाली ऐसी कंपनी की तलाश में जुट गई है जो ग्रेटर नोएडा की अहम जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे सके। पहले फेज में ग्रेटर नोएडा के 4 सेक्टर और 11 गाँव में ये सुविधा मिलेगी और लोग शुरुआत के 30 मिनट मुफ्त इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। खबर है कि इस योजना के तहत लोगों को हर दिन 1.5 GB डेटा मुफ्त मिलेगा। माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में ये योजना शुरू की जा सकती है। देश के नरसिंहपुर में एक बदमाश दिन दहाड़े पिस्तौल लेकर एक बैंक में घुस गया और वहां लूट की कोशिश की। हालांकि बदमाश वारदात को बिना अंजाम दिए ही वहां से फरार हो गया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे एक बदमाश बैंक में घुसता दिखाई दिया। बैंक में घुसने के बाद बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली और वहां मौजूद लोगों को डराने की कोशिश करने लगा। बाद में उसने एक बैग निकाला और उसे बैंक के एक कर्मचारी के सामने रख दिया और पिस्तौल दिखाकर बैग में पैसे रखने के लिए कहने लगा। इस बीच एक आदमी बैंक के गेट को बंद करने की कोशिश करता दिखा, जिससे डरकर बदमाश पिस्तौल लेकर वहां भागता हुआ पहुंचा। बदमाश को पिस्तौल लेकर दौड़ता देख एक आदमी बैंक में आने से पहले ही वहां से भाग गया, जबकि एक और आदमी डर के मारे बैंक के अंदर भागता चला गया। इसके बाद पिस्तौल लहराता हुआ बदमाश एक बार फिर बैंक के अंदर आया, लेकिन इस बार लोगों को डराने के बाद वो वहां से फरार हो गया।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का चौथा और राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने इस बजट को खोखला करार दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे। उनके हाथों में लाल ब्रीफकेस नजर आया, जिसमें योगी सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट बंद था। बजट की जो अटैची है वो प्रस्तुत करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है वित्त मंत्री के साथ, और अब विधानसभा के अंदर चले गए हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे का जो निर्धारित समय है बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 1 घंटे 22 मिनट लंबा बजट भाषण दिया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कुछ पंक्तियों के जरिए इशारों में विपक्ष पर भी तंज कसा। गैर परों से उड़ सकते हैं हद के हद दीवारों तक, और अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिया गया। वर्ष 2020-2021 के लिए प्रस्तुत इस बजट में मैं प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित करता हूं। योगी सरकार ने बजट में अयोध्या के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इनमें अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से 85 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भी 200 करोड़ रुपए बजट में मंजूर किए गए। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। सरकार ने बताया कि जेवर में बनने वाला ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। धार्मिक स्थलों के विकास के साथ ही युवाओं के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई। इनमें युवाओं को उद्योगों में ट्रेनिंग के समय हर महीने 2500 रुपए देने की भी योजना है। इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए भी 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। यही नहीं, योगी सरकार ने बताया कि उसने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन विपक्ष ने योगी सरकार के इस बजट को झूठ का पुलिंदा बता दिया, जिसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। ये सरकार पूरी तरह निराशाओं के दौर से पूरे उत्तर प्रदेश को गुजारने का काम कर रही है। निश्चित रूप से इसी का विरोध है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करते हुए बजट को उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ बताया। कुल मिलाकर जो बजट है ये दिशाहीन है, प्रदेश के विकास की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा, ऐसा मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बजट में कई कमियां निकाली। इस बार मुझे लगता है ये सब बजट देखने के बाद और इनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आने वाले समय में जनता इनको धोखा देगी। बजट पर जारी सियासी घमासान के बीच सीएम योगी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। जिन परिस्थितियों में हमें प्रदेश मिला था, अगर वही स्थिति होती तो संभवतः इस समय सत्ताधारी दल के लोग कटोरा लेकर के सड़कों पे घूमते, लेकिन हमने वित्तीय अनुशासन को भी बनाए रखा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने फोकस किया। अमेरिका के मिसिसिपी में बाढ़ की वजह से इमरजेंसी लागू कर दी। भारी बारिश की वजह से राज्य की कई नदियों के उफान पर आने के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और कई मकान पानी में डूब गए। सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं और कई गाड़ियां सैलाब में बह गईं। एक गाड़ी को कुछ लोगों ने नदी में बहने से बचा लिया। कई जगहों पर मकानों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को आने जाने के लिए भी नावों का सहारा लेना पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान नदी के किनारे बने मकानों को हुआ, क्योंकि नदी के तेज बहाव में कई मकान समा गए। कुछ लोग तो मकानों में पानी भर जाने के बाद अपना सामान समेटकर दूसरी जगह चले गए, जबकि कई लोग मकानों में पानी न घुसे इसके इंतजाम में जुटे दिखे। This is a precarious situation that could turn at any moment. सैलाब में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए राहत बचाव की कई टीमें तैनात कर दी गईं, जिन्होंने नावों के जरिए लोगों को निकालना शुरू किया। सीरिया के अलेप्पो में हुए हवाई हमले में एक अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के समर्थन वाली सीरिया की सेना इस इलाके में लगातार बमबारी कर रही है, लेकिन एक अस्पताल भी इस हवाई हमले की चपेट में आ गया। बमबारी की वजह से अस्पताल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील हो गई। हर तरफ मलबा बिखर गया। इस बीच वहां कई धमाके सुनाई दिए। जगह जगह धुएं और धूल का गुबार उठता दिखा। हमले के बाद बचाव दल के लोग पहुंचे। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सीरिया के इस इलाके में विद्रोहियों और सीरिया की सेना के बीच जबरदस्त जंग जारी है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली में होने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मंदिर बनाने की तारीख तय करने पर चर्चा की जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण 2 अप्रैल को पड़ने वाली रामनवमी से शुरू हो सकता है। ट्रस्ट की इस पहली बैठक में मंदिर बनाने की समय सीमा पर भी विचार किया जा सकता है, जबकि मंदिर बनाने के लिए पारदर्शी तरीके से चंदा लेने पर भी इस बैठक में विचार होने की संभावना है। हालांकि 15 सदस्यों वाले इस ट्रस्ट में 6 सदस्यों का नाम अब तक तय नहीं हो पाया है। राम मंदिर बनाने के लिए हो रही ट्रस्ट की पहली बैठक पर विश्व हिंदू परिषद ने भी खुशी जताई। ट्रस्ट मंदिर निर्माण की तारीख तय करे और जल्दी से जल्दी उसके चरणबद्ध तरीके से उसका समापन भी हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जो मॉडल पहले से जन जन के हृदय में बैठा हुआ है, उस मॉडल के अनुसार मंदिर का काम प्रारंभ हो। राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट की बैठक से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी ट्रस्ट के सदस्यों को एक खत लिखा और मंदिर के लिए दी गई जमीन पर जहां जहां कब्रिस्तान है वहां मंदिर नहीं बनाने की अपील की। इन लोगों ने दावा किया कि राम मंदिर के लिए जो जमीन दी गई है उसके करीब 5 एकड़ के हिस्से में कब्रिस्तान है। 67 एकड़ या 72 एकड़ जो पॉइंट है उसमें कुछ कब्रिस्तानें हैं। मैं सिर्फ उनसे यही दरख्वास्त है कि वो कब्रिस्तान छोड़ के मंदिर बनावे, हमें कोई एतराज नहीं। दिल्ली में जांच के बाद चीन आए लोग आंध्र पहुंच गए। वुहान से भारत लाए गए आंध्र प्रदेश के 34 लोग दिल्ली में निगरानी में रखे जाने के बाद अब विशाखापट्टनम पहुंच गए। एनआईए ने बांग्लादेश के जेएमबी संगठन से जुड़े 11 आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। बिहार की वैशाली में नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की और वहां 3 लोगों को पिस्तौल की बट से मारकर घायल कर दिया। बिहार के आरा में परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों ने ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की। हरियाणा के फरीदाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग और युवक को गोली मार दी। यूपी के इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुदुचेरी में एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम के विरोध में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में वहां के सीएम नारायण स्वामी भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन किए। चेन्नई में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 किलो सोना जब्त किया। शरद पवार की नाराजगी के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच एनआईए को नहीं सौंपी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार इस केस को पहले ही एनआईए को सौंप चुकी है, जिस पर जांच के अधिकार का मामला भी कोर्ट में है। एल्गार आणि भीमा कोरेगाव हे 2 वेगळे विषय आहेत। माझ्या दलित बांधवांचा जो विषय आहे तो भीमा कोरेगावच्या बद्दल आहे आणि भीमा कोरेगावचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही, तो केंद्राकडे देणार नाही। वहीं इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यलगार परिषद रैली में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। यलगार परिषद उस रैली का नाम था जो 31 दिसंबर 2017 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह पर हुई थी और उस दौरान वहां हिंसा भड़क गई थी। और यलगार परिषद में जो लोग मौजूद नहीं थे, ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस करके उनको जेल में भेजा है। इसकी जांच होने की आवश्यकता है, ये मेरा कहना है। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। हादसे में एक आदमी की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दावा किया कि कार की रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख पाया और वो डिवाइडर से टकराने के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस वक्त कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी वहां कुछ लोग एक गाड़ी में सामान लाद रहे थे, जो हादसे के बाद इधर उधर भागने लगे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और कार को सीधा करने के लिए कुछ लोगों को वहां बुलाया। हटो जी, हटो तुम हटो। फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद कार सड़क पर पलट गई, जिसको पुलिस वालों ने कुछ लोगों की मदद से सीधा किया। यह हादसा इतना भीषण था कि फ्लाईओवर से गिरने के बाद कार के परखचे उड़ गए। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़की के जबरन धर्मांतरण के मसले पर लंदन में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस साल 15 जनवरी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक हिंदू लड़की को अगवा कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था, जिसके विरोध में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय समुदाय के लोगों ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया और हिंदू लड़की के लिए इंसाफ मांगा। What do we want? Justice. What do we want? Justice.
पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर पाकिस्तान विरोधी नारे लिखे थे, जबकि कुछ लोगों ने हाथों में तिरंगा पकड़ रखा था। बेटी बचाओ पाकिस्तान, बेटी बचाओ पाकिस्तान। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर चिंता जताई। Please stop and ban the conversion of minor girls in Pakistan, and this is high time to do that. वहीं पाकिस्तान की एक कोर्ट में नाबालिग हिंदू लड़की महक को पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे शेल्टर होम में भेज दिया। पाकिस्तान की एक कोर्ट के फैसले की कॉपी अकाली दल नेता मनजिंदर सिंसा ने ट्विटर पर पोस्ट की। पाकिस्तान की कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू लड़की के बालिग होने तक उसे शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद महक नाम की लड़की करीब 2.5 साल तक अब शेल्टर होम में रहेगी। कोर्ट ने एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दिया कि ये बेटी जब तक नाबालिग नहीं हो जाती, जब तक ये अपने शौहर के पास जाने के काबिल नहीं हो जाती, तब तक इसको शेल्टर होम में रखा जाएगा। मतलब अगले 2-2.5 साल तक उसको जेल में रहना होगा, शेल्टर होम में रहना होगा। अगर वो लड़की कहती मुझे अपने शौहर के साथ जाना है तो जा सकती है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ जाना है तो अल्पसंख्यकों के परिवारों का ये हाल है, अपने माँ बाप के साथ जाने को कोर्ट भी उनको अलाउ नहीं करता। ये बड़े ही शर्म की बात है इमरान खान साहब आपके लिए। रूस में सेना के एक जवान ने बेहद अनोखे तरीके से एक महिला से अपने प्यार का इजहार किया। अपने प्यार के इजहार के लिए इस जवान ने 16 टैंकों का इस्तेमाल किया और उन्हें एक एक कर दिल के आकार में खड़ा कर दिया। बर्फ से ढकी जमीन में ये टैंक बिल्कुल दिल के आकार में खड़े किए गए थे। इसके बाद वो महिला को इन टैंकों के बीच में लेकर आया, जहां घुटनों के बल बैठकर उसने लाल रंग के गुलाबों के साथ अपने प्यार का इजहार किया। इस तरह से इजहार करने पर महिला भी खुशी से फूली नहीं समाई। इसके बाद जवान ने महिला को गोद में उठा लिया। रेल टिकटों की ऑनलाइन कालाबाजारी करने वाले कई लोगों पर रेलवे पुलिस ने शिकंजा कस दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार छापेमारी के बाद करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ का संबंध बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन नाम के एक संगठन से बताया जा रहा है। रेलवे पुलिस ने बताया कि करोड़ों रुपए के इस कारोबार के तार देश विरोधी गतिविधियों से भी जुड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद यात्रियों को आसानी से ऑनलाइन तत्काल टिकट मिल रही है। ऐसा है कि हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम इस पोजीशन में हैं कि जो हम कह सकते हैं कि इलीगल सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारे तत्काल या हमारे विंडोज ओपन होते थे, उसको कॉर्नर करने का जो इन लोगों का पैरेलल धंधा था, उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से रोक लगाने में हम लोग सक्षम हुए हैं। लुधियाना स्टिंग ऑपरेशन मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमरिंदर सरकार को नोटिस जारी करते हुए फटकार लगाई। लुधियाना में करीब 3 महीने पहले 28 पुलिस वालों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था और तब रिश्वत लेने के कई वीडियो भी सामने आए थे। इस मामले में पहले तो पंजाब पुलिस से शिकायत हुई और फिर सरकार से भी कार्रवाई की गुहार लगाई गई, पर जब कोई नतीजा नहीं निकला तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने यह मामला रखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई और सरकार से इस पर जवाब भी मांगा। हाई कोर्ट में जज साहब ने स्ट्रिक्ट आर्डर किए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और 1 महीने के अंदर अंदर मानयोग हाई कोर्ट को कार्रवाई के बारे में बताया जाए। जिन 28 पुलिस वालों पर रिश्वतखोरी का आरोप है वो सभी लुधियाना में तैनात हैं। नवंबर में इन पुलिस वालों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। आरोप है कि ये पुलिस वाले वहां लॉटरी का कारोबार करने वालों से हर रोज पैसे ऐंठते थे। ये पहली बार हुआ है कि वीडियो और सीसीटीवी कैमरा की सारी जो फिल्म्स हैं ये हाई कोर्ट के सामने रख ली गई कि ये सब पुलिस वालों को दी गई, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब देने के लिए 1 महीने का समय दिया है। इस 1 महीने में सरकार को ये बताना होगा कि उसने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। बर्लिन में हुए एक अवार्ड समारोह ने देश की 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की यादें ताजा कर दी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया के जश्न को 20 साल का बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट चुना गया, जिसका अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया। 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने चक्कर लगाया था। इस दौरान सचिन तेंदुलकर को टीम के बाकी खिलाड़ियों ने कंधों पर उठा लिया था। Holding that beautiful trophy which I chased, as Boris said, for 22 years, but the only good thing, I never gave up. I never lost hope. I was merely lifting that trophy on behalf of my countrymen. सचिन के लिए यह छठा और आखिरी वर्ल्ड कप था। 1989 में क्रिकेट करियर शुरू करने वाले सचिन का वर्ल्ड कप जीतने का सपना 22 साल बाद पूरा हुआ था। सचिन की आंखों में चमक और खुशी के आंसू भी थे। खेल की दुनिया के बड़े अवार्ड देने वाली कंपनी लॉरियस ने इसे 20 साल का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग मोमेंट चुना है।
यानी 2000 से 2020 के दौरान खेल का सबसे यादगार पल। With the trophy in my hand, you know what we saw this image. There is a tricolor in my hand, which obviously was the proudest moment of my life. जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव टाल दिए गए। जम्मू कश्मीर में पंचायत के उपचुनाव सुरक्षा कारणों का हवाला देकर स्थगित कर दिए गए। अभिनेता और टीएमसी के पूर्व सांसद तपस्पाल का शव कोलकाता पहुंचा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया था। पुणे से दिल्ली लाए गए हार्ट को दिल्ली एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर की दूरी पर 21 मिनट में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया। चुनाव सुधार पर कानून मंत्रालय के सचिव की मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक हुई, जिसमें कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणी से खफा बीजेपी विधायकों ने सदन में धरना दिया। चीन की सरकार के मुताबिक वहां कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। दिल्ली की नॉर्थ एमसीडी अपने इलाके में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कूड़ा उठाने का खर्च लोगों से वसूलने की तैयारी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों से कचरा उठाने के लिए नॉर्थ एमसीडी इलाके में रहने वाले लोगों को हर महीने 50 रुपए से 200 रुपए तक देने होंगे, जबकि दुकान और ढाबा चलाने वालों को हर महीने 100 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट का कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 2000 रुपए तक देने पड़ेंगे। इसके अलावा लोगों को अपने घरों से निकलने वाला गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करना होगा। अगर कोई गीला और सूखा कचरा मिलाकर कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। खबर है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही नॉर्थ एमसीडी इस योजना को अपने इलाके में लागू कर सकती है। रूस के बशकरतस्तान में बर्फ से ढके एक तालाब में 7 घोड़े गिर गए, जिन्हें कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। बताया गया कि इन घोड़ों को ले जा रहे किसानों को बर्फ से ढका तालाब दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से ये घोड़े तालाब में गिर गए। जिसके बाद उन किसानों ने बड़ी मुश्किल से एक-एक कर सभी घोड़ों को तालाब से बाहर निकाला। तालाब में गिरने के बाद घोड़े पानी में डूबने लगे, बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन किसानों को काफी देर तक समझ नहीं आया कि वो उन्हें कैसे बाहर निकाले। इसके बाद वो लोग घोड़ों के गले में रस्सी डालकर उन्हें ट्रैक्टर की मदद से बाहर खींचने लगे। हालांकि उन लोगों के लिए इन भारी भरकम 7 घोड़ों को बाहर निकालना आसान नहीं था। हर तरफ बर्फ होने की वजह से घोड़े कई बार फिसलकर वापस तालाब में भी गिरे, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी और कई घंटों की मेहनत के बाद एक-एक सभी घोड़ों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पंजाब के फरीदकोट में रेड क्रॉस की तरफ से चलाए जा रहे मेडिकल स्टोर पर कीमतें बढ़ाकर दवा बेचने का आरोप लगाते हुए कुछ लोग धरने पर बैठ गए। लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने भी इस मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया। इससे पहले लोगों ने मेडिकल स्टोर पर कीमतें बढ़ाकर दवा बेचने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। इन लोगों ने दावा किया कि दवाओं के पैकेट पर अलग से पर्ची लगाकर दाम बढ़ा दिए गए थे। ਇਹਦੇ 40 ਬੈਚ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ 110 ਰੁਪਏ ਜੇ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੈਚ ਪੱਟਿਆ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ 70 ਰੁਪਏ, मार्केट च रेट था 55 तो 60 रुपये। हालांकि मेडिकल स्टोर पर मौजूद दुकानदार ने दाम बढ़ाने के आरोपों को गलत बताया। कंपनी दी है नीचे सब पर्ची लगी हुई है, कंपनी का ही सारा सिस्टम है। असी तो बिल भी देने तैयार हाँ, सारा कुछ है जी। साडा कोई कसूर है असी माफी मांगते हैं। हंगामा बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस मेडिकल स्टोर को बंद कर जांच तेज कर दी। दिल्ली में जल्द ही साइकिल वॉक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी और अब डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम शुरू हो जाएगा। साइकिल वॉक प्रोजेक्ट के पहले फेज में करीब 200 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक और पैदल चलने का रास्ता बनाया जाएगा। इसमें 36 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश और संत नगर समेत कई इलाकों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते वक्त गृह मंत्री ने दावा किया था कि साइकिल ट्रैक पूरी तरह बनने के बाद दिल्ली के प्रदूषण में 20% तक की कमी आएगी। करीब 550 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के अगले 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। कोरोना वायरस के डर का असर अब कोलकाता के कई रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा है। वहां चाइना टाउन नाम से मशहूर टैंगरा इलाके के कई चाइनीज रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि लोगों में डर है कि चाइनीज रेस्टोरेंट का खाना खाने से कहीं वो कोरोना वायरस के शिकार न हो जाएं। थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि चीन से कई सामान मंगवाते हैं चाइनीज खाना बनाने के लिए यहाँ पे। तो अभी थोड़े दिन के लिए चाइनीज खाना जैसे मंचूरियन, चाउमीन ये सब बंद किया हुआ है।
कोलकाता के चाइना टाउन इलाके में बड़ी संख्या में चीनी मूल के भारतीय रहते हैं जो वहां चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते हैं। इन रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले मसाले और दूसरी चीजें चीन से आती हैं। इसी वजह से लोगों में डर है कि रेस्टोरेंट में खाने से कहीं वो कोरोना वायरस की चपेट में आकर बीमार न हो जाएं। कोलकाता के चाइना टाउन में जहां रेस्टोरेंट्स के बाहर लोगों की कतारें लगी रहती थीं, वहीं अब लोग यहां आने से कतरा रहे हैं। लोगों को डर है कि चाइना से आ रहे मसाले और सॉसेस के साथ कहीं कोरोना वायरस तो यहाँ नहीं पहुँच रहा। बताया गया कि वीकेंड में इन रेस्टोरेंट में पहले हजारों लोग आते थे, लेकिन चीन में कोरोना वायरस फैलने की खबर के बाद आने वाले लोगों की तादाद 50% तक कम हो गई। हाफ हो चुका है, 40-50% कम हुआ है, क्योंकि लोगों को डर है कि क्योंकि चाइना टाउन है और चाइना है तो इसलिए वहाँ पे भी कोरोना वायरस हो सकता है, पर ये दिस इज कम्प्लीटली अनफाउंडेड। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सीआरपीएफ के जवानों ने सड़क किनारे लगे एक बम को नाकाम कर दिया। इस बम को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया था, जिसकी जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ की एक टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची, बम को धमाका कर नाकाम कर दिया। बम की सटीक जगह का पता लगाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने डॉग स्क्वाड की मदद ली और फिर बम के बारे में पता चलने के बाद उसे नाकाम कर दिया।